Hello students, I'm Santosh Panu and I'm back with my new session. Okay? बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज ग्राम सचिव का एग्ज़ाम हुआ है और उसमें जो इंग्लिश पोर्शन है जिसमें से इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे गए थे बच्चे दोनों शिफ्ट्स में। और आपको पता है कि 6 क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे एंड 6 क्वेश्चन आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो वो पार्ट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों को इंतज़ार होगा कि हमारा कौन सा क्वेश्चन ठीक है, क्या चीज़ है। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिख रहा था बच्चे, जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा गया था, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे तो एक लाइन लिख रखी है कि एनीथिंग विच डिस्ट्रॉयज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। और बच्चों इसको हम कहते हैं एंटीडोट, मतलब एक ऐसी दवाई जो जहर के असर को ख़त्म कर देती है, तो दैट इज़ एंटीडोट। नेक्स्ट हमारा जो ए एलिमिनेट हमने इसलिए किया क्योंकि इसका मतलब होता है सीरम। ब्लड में जो जल जैसा पानी जैसा जो पार्ट दिखता है उसको हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। एंटीसेप्टिक आप जानते ही हो, यानी कि कोई ऐसी दवाई जब हमें कोई इन्फेक्शंस वगैरह होता है तो वहाँ पर हम इसको लेते हैं, दैट इज़ एंटीसेप्टिक, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो जा रहा है बच्चे वो है हमारा कि डू नॉट योर वॉइस हेयर, दिस इज़ अ लाइब्रेरी। यहाँ पर बात हो रही है कि ये ऊंची आवाज़ में बात मत करो, ठीक है। तो अपनी आवाज़ जो है वो ज़्यादा ऊंची मत करो, और उसका कारण क्या है, क्योंकि ये लाइब्रेरी है। तो राइज का जैसा कि आप जानते हो बच्चे इसका मतलब होता है उगना, सनराइज होता है। रेस यहाँ पर बिल्कुल इरेलेवेंट है। राइस का मतलब होता है चावल, तो इसलिए आपका जो करेक्ट चॉइस यहाँ पे हो जाती है दैट इज रेज, रेज योर वॉइस, राइट। जैसे हम बोलते हैं ना, आई कैन रेज माई वॉइस अगेंस्ट करप्शन, ठीक है। क्लास में पढ़ाते पढ़ाते हम बच्चों को बोलते हैं रेज योर हैंड्स, तो दैट इज रेज, ओके। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ही सा द बिविल्डर्ड लुक ऑन माई फेस। बच्चों बिविल्डर्ड का मतलब होता है कि हिंदी में अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका मतलब होता है बच्चे चकरा जाना। जब आप परप्लेक्स हो जाते हो यानी कि चकरा जाना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे कि उसने मेरा चकराया हुआ लुक देखा, ठीक है। जब आप क्या हो गए थे, चकरा गए थे किसी अजीब सी चीज़ को देख करके या कहीं कंफ्यूज थे आप, तो उस केस में अगर हम बात करेंगे बच्चे तो प्लीजेंट आपका यहाँ पर इरेलेवेंट हो गया। हैप्पी यहाँ पे नहीं आ सकता है, सैड नहीं आ सकता है। सो योर करेक्ट चॉइस विल बी सी, दैट इज बैफल्ड, ठीक है। इसी को हम कह सकते हैं परप्लेक्स्ड, ओके। तो यहाँ पर आपको बताना था, जो भी अंडरलाइन वर्ड था उसका मीनिंग बताना था। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है डू नॉट योर वॉइस, ये हमने डिस्कस कर लिया बच्चों। नेक्स्ट हमारा आ रहा था कि एन मैन इज श्योर टू बी सक्सेसफुल। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे तो स्पेलिंग टेस्ट में से ये पूछा गया था और इसकी राइट चॉइस हो जाती है बच्चे आपकी डी। इंडस्ट्रियस होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग, जिसको आप कहते हो डिलीजेंट, ठीक है। तो दैट इज एन इंडस्ट्रियस मैन इज श्योर टू बी सक्सेसफुल, राइट। तो यही आपकी करेक्ट चॉइस थी, बाकी सारी स्पेलिंग आपकी गलत लिखी हुई है। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स। बच्चों अगर इस क्वेश्चन में देखें तो हम टेंस में कितनी बार ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में एवरी शब्द आ जाता है, राइट, डेली, यूजुअली, जनरली, ऑफन, ऐसे शब्द जो आते हैं बच्चे वो हमारी रूटीन एक्शंस होते हैं। हमने एक बात यहाँ पर डिस्कस करी है जब हम टेंस का चैप्टर पढ़ते हैं बच्चे की रूटीन एक्शन, उसके बाद हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंट एक्शन। फ्रीक्वेंट एक्शन वो होती हैं जो काम आपकी लाइफ में फ्रीक्वेंटली होते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि हर फ्राइडे को मैं मूवी देखती हूँ, फ्राइडे आता है मूवी देखती हूँ, बीच के दिनों में नहीं देखती, फिर फ्राइडे आता है फिर मूवी देखती हूँ, तो ये मेरी क्या हुई, लाइफ की फ्रीक्वेंट एक्शन हुई। यहाँ पर जो शब्द आ रहा है बच्चे कि वो हर रोज मॉर्निंग वॉक पे जाता है, और रूटीन एक्शंस को बताने के लिए हम यूज करते हैं V1 यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें बच्चे तो जिस सेगमेंट में एरर है वो सेगमेंट हमारा है बच्चे यहाँ पर सी। और उसका कारण क्या है बच्चे, क्योंकि उसने लिख रखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एवरी की प्रेजेंस में, एवरी जो की वर्ड है हमारा उसकी प्रेजेंस में आपको यहाँ पर करना पड़ेगा ही गोज, ही गोज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाता है और यही आपको ठीक भी करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चे सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ध्यान रहे बच्चों एंटोनिम बताना है। तो रेक्टिट्यूड बेसिकली क्या होता है बच्चे, ऑनेस्टी, निष्पक्षता,
ठीक है, सच्चाई, इसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। अब देखिए सबसे पहला वर्ड लिख रखा है सेल्फ कंडेम। कंडेम का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना और खुद को क्रिटिसाइज करना, तो ये तो यहाँ पर इरिलेवेंट हो जाता है। पंचुअलिटी आपको पता है, टाइम के जब आप पाबंद होते हो दैट इज पंचुअलिटी, ठीक है। रिप्राइजल का मतलब क्या होता है बच्चे, बदला लेना, यानी कि रिवेंज, बदले के सेंस में ये यूज होता है, ठीक है। सिंपली हम वर्ड यूज करते हैं इसके लिए रिवेंज, ठीक है। सो योर करेक्ट चॉइस विल बी बी, डिसीटफुलनेस। एक तो आप ईमानदार हो, सच्चे हो, उल्टा आप क्या कर रहे हो, किसी से धोखा कर रहे हो। ये डिसीव वर्ब से बना है बच्चे। डिसीव एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है धोखा देना, और उसी से ये शब्द बन गया है डिसीटफुलनेस। ओके, तो यही आपका ऑप्शन था बच्चे, और आपकी करेक्ट चॉइस होनी चाहिए यहाँ पर बी। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इट वॉज टाइम दैट यू स्टार्टेड वर्किंग। बच्चों जब मैं टेंस पढ़ा रही होती हूँ तो वहाँ पर मैं एक चीज़ पढ़ाती हूँ कि जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत होती है आप यहाँ पर लिखते हो इट इज़ टाइम या इट वॉज टाइम, इस तरीके से सेंटेंस की शुरुआत हुई। अगर उसके बाद गिवन हो सब्जेक्ट तो आगे हमेशा लगता है V2। एंड व्हाट इज़ द रीज़न, क्योंकि ये काम रूटीन एक्शन से हटकर हुआ है। रूटीन में जो आप काम करते हो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं, जो काम रूटीन एक्शन से हटकर किए जाते हैं वो हमारे V2 से लिखे जाते हैं, राइट। तो अब ये देखिए बच्चे, इट वॉज टाइम दैट यू स्टार्टेड वर्किंग, ये पूरा सेंटेंस ठीक है बच्चे, इसलिए आपको यहाँ पर करेक्ट चॉइस करनी पड़ेगी आपकी ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। यहाँ पर कोई एरर नहीं है बच्चे, ये बिल्कुल ठीक सेंटेंस है। ओके, तो ये मैं टेंस में काफ़ी बार डिस्कस करती हूँ, मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही है, ठीक है। तो आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिकॉज ऑफ द हैवी रेन द मैच वॉज। बच्चों यहाँ पर ना फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि फ्रेजल वर्ब होती क्या है। जब हम किसी वर्ब में प्रेपोजिशन को ऐड कर देते हैं, वर्ब और प्रेपोजिशन मिल करके बनाती हैं फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। और इसमें हमें क्या करना होता है कि हर वर्ब के साथ जब प्रेपोजिशन जुड़ती है तो वो अपना एक अलग मीनिंग कन्वे करती है। जैसे आप पढ़ रहे हो कॉल ऑफ, कॉल इन, कॉल आउट, अलग अलग मीनिंग यहाँ पर आएंगे, तो वही आपको क्या करना है, फिट करना है। तो एक बार अगर मैं ऑप्शंस की तरफ देखूँ बच्चे, तो सबसे पहला हमें दिख रहा है कि बिकॉज ऑफ द हैवी रेन द मैच वॉज फॉलन ऑफ लिख रखा है बच्चे। तो फॉलन ऑफ का एग्जैक्ट मीनिंग बेसिकली क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो आपकी क्या हो गई है, कम हो गई, रिड्यूस होने के सेंस में यूज करते हैं हम इसको, कम होना, फॉल ऑफ। सेट असाइड का क्या मतलब होता है बच्चे, किसी चीज़ को फिजूल समझकर, फालतू समझकर आप साइड में रख देते हो, दैट इज सेट असाइड, ठीक है। मतलब किसी चीज़ को आप फालतू समझ करके सोचते हो भाई साइड में रख दो, इसको इग्नोर करते हो आप किसी चीज़ को। ब्रेक ऑफ का मतलब हो जाता है तोड़ देना किसी चीज़ को, जैसे हम रिलेशन तोड़ते हैं वहाँ पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ब्रेकअप बोलते हो तो वैसे ही ब्रेक ऑफ भी होता है, तो आप यहाँ पर यूज़ करते हो। जैसे ये वर्ब लिखिए ना बच्चे सेट असाइड, इसी की एक और वर्ब भी होती है कास्ट असाइड। कास्ट असाइड, किसी चीज़ को फालतू समझकर साइड में रखना, तो दैट इज कास्ट असाइड, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बच्चों ना तो बी ऑप्शन हो सकता था ना डी हो सकता था। कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना, कैंसल करना, ठीक है। जैसे हमने इसको फनी वे में कैसे याद करते हैं, जब हम थ्योरी क्लासेस में पढ़ते हैं हम ऐसे बना लेते हैं, कॉल को कन्वर्ट करते हैं कल, और ऑफ का मतलब हम बना लेते हैं ऑफर। मार्केट में कल से ऑफर मिलना रद्द हो गई हैं, बंद हो गई हैं, तो उस सेंस में हम यूज़ करते हैं कॉल ऑफ। जैसे मान लीजिए आप जगह जगह देखते हो स्ट्राइक होती रहती हैं, अगर मैं ये कहूँ द स्टूडेंट्स कॉल ऑफ द स्ट्राइक, तो इसका मीनिंग होगा कि स्टूडेंट्स ने अपनी स्ट्राइक को रद्द कर दिया और वापस अपने काम पे लग गए। तो बच्चों कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पर जो लॉजिक है वो क्या था कि बिकॉज ऑफ द हैवी रेन द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ, मैच को कॉल ऑफ कर दिया गया, यानी कि क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। एंड व्हाट वाज द रीजन, बिकॉज ऑफ द हैवी रेन, भारी बारिश के कारण। तो ये आपकी करेक्ट चॉइस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है बच्चे, आई होप यू विल नोट टर्न माई रिक्वेस्ट। बच्चों यहाँ पर जो वर्ब यूज हुई है दैट इज टर्न। अब ये देखिए कि टर्न के साथ आप क्या क्या लगा सकते हो। सबसे पहले टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है, टर्न अराउंड का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को तैयार करना, तैयार करना इन द सेंस, जैसे आपने देखा होगा शिप,
अब शिप में हम क्या करते हैं, लोडिंग डिलोडिंग करते हैं, मतलब सामान भरते हैं, सामान उतारते हैं, तो उसके लिए हम वर्ब यूज करते हैं टर्न अराउंड। ठीक है, टर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बंद करना, क्योंकि ऑफ जो वर्ड यूज होता है वो सेपरेशन के लिए यूज होता है, तो दैट विल बी बंद करना, टर्न ऑफ हो गया। टर्न ऑन चलाना, टर्न ऑफ बंद करना, जैसे आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर जो आप यूज करते हो तो उसको लिए भी आप यूज करते हो। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है बच्चे टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है आना, प्रेजेंट होना। जैसे मैं ये कहूँ फ्यू पीपल टर्न्ड अप फॉर द शो, बहुत ही कम लोग शो देखने आए, तो दैट इज टर्न्ड अप। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ आना, प्रेजेंट होना। नेक्स्ट हमारा आ रहा है टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है बच्चे अस्वीकार करना, अस्वीकार करना। अब बताइए मुझे बेस्ट आंसर आपका क्या होगा। मैंने सबके मीनिंग आपको बता दिए हैं कि आई होप यू विल नोट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी रिक्वेस्ट को क्या नहीं करोगे, अस्वीकार नहीं करोगे। ना तो रिक्वेस्ट को बंद किया जा सकता, ना रिक्वेस्ट को तैयार किया जा सकता, और ना ही रिक्वेस्ट में सेंस है कि आना। तो यहाँ पर आपके ए, सी और बी सारे के सारे गलत हो जाते हैं, इसलिए आपकी राइट चॉइस होगी बच्चे यहाँ पर टर्न डाउन, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। और यही आपका एनालिसिस है बच्चे, और आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है डी। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा आया था बच्चे कि स्टूडेंट्स विल गो ऑन एन एक्सकर्सन। बच्चों एक्सकर्सन क्या होता है, जब आप घूमने फिरने के पर्पज से किसी जगह पे ट्रिप पे जाते हो, जैसे स्कूल में बच्चों को क्या किया जाता है, एक्सकर्सन पे लेके जाया जाता है ताकि थोड़ी सी मौज मस्ती हो सके, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इसमें आपका स्पेलिंग का पूछा गया था बच्चे, किसी में TION कर रखा है, किसी में SION कर रखा है, सो योर राइट चॉइस विल बी डी। नेक्स्ट हमारा आ गया था बच्चे, ये हमने डिस्कस कर लिया था, बिकॉज ऑफ द हैवी रेन द मैच वॉज। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस फ्रॉम द गिवन वर्ड। ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है बच्चे द नोटिस रेड। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे तो एकोमोडेट एक वर्ब दे रखी है। ठीक है, और आपको पता है बच्चे कि वर्ब के आगे हम ING लगा सकते हैं। TION लगाने से क्या बनता है, नाउन बनता है। एक बात बताओ बच्चे, जब यहाँ पर रेड वर्ब यूज हुई है, ठीक है, क्या वर्ब के बाद नेक्स्ट कोई ING वर्ब लगाओगे? ING आप कब लगाते हो, इज, एम, आर, वोज, वर, इनके आगे आप ING लगाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर रेड वर्ब के आगे हम ING तो नहीं लगा सकते, इसलिए मैं ए को एलिमिनेट कर देती हूँ। जब रेड यहाँ पर पास्ट टेंस है, V2 है, तो क्या यहाँ पर एकोमोडेट आ सकता है? एकोमोडेट सिंपल V1 है। ठीक है, क्या कभी आपने पास्ट टेंस के बाद V1 को देखा कहीं भी? आप थ्योरी पढ़ते हो, नहीं ना। आप यहाँ पर लगाओगे एकोमोडेशन, एंड व्हाट इज द रीजन? कोई भी सेंटेंस आप बनाते हो आपको ये चीज चाहिए होती है। ओके, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। हमारे जो नाउन होते हैं वही तो सब्जेक्ट बनते हैं, और नाउन ही तो ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनेगा तो ना तो अकोमोडेटिंग लगा सकते, ना अकोमोडेट लगा सकते, तो इसलिए आपकी राइट चॉइस होगी बच्चे अकोमोडेशन, यानी कि TION जोड़ने से हमारे क्या बन जाते हैं, नाउन बन जाते हैं। जैसे आप कहते हो क्वालिफाई, तो क्वालिफिकेशन, एक्टिवेट, एक्टिवेशन, ठीक है, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफिकेशन। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, वर्ब से नाउन बनाते हो। ATE जुड़े हुए पार्ट ऑफ स्पीच में हमेशा वर्ब होते हैं, TION जुड़े हुए पार्ट ऑफ स्पीच में हमेशा नाउन होते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चे आपका कि चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम। एक ईडियम गिवन है बच्चे और उसका हमें मीनिंग बताना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे, शी रोड रफ शोड ओवर हर टेनेंट व्हेन शी डिसाइडेड टू सेल द हाउस विदाउट इन्फॉर्मिंग हर टेनेंट अबाउट हर प्लान्स। हो सकता है बच्चे मैक्सिमम बच्चों के लिए ये फ्रेज नहीं होगी, ठीक है, आई एग्री, बट जो सेंटेंस में जो लाइन लिखी है बच्चे उसी से आप इसका मीनिंग निकाल सकते थे कि भाई जब उसने डिसाइड किया घर बेचने का तो उसने क्या किया कि अपनी प्लान के बारे में अपने जो टेनेंट होता है, जो किराएदार होता है, उसको कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया। ठीक है, तो राइड, ये जो फ्रेज हमारी होती है बच्चे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राइड रफ शोड ओवर। ठीक है, राइड का सेकंड फॉर्म यहाँ पर बना पास्ट टेंस। ठीक है, तो क्या हम लिखें कि रिजेक्टेड द अपील्स ऑफ, ये तो नहीं हो सकता।
शोड लैक ऑफ कंसिडरेशन ऑफ फीलिंग्स एंड विशेज, जब आप ये जरूरी नहीं समझते कि ये बात किसी को बताई जाए, ठीक है, आपकी इच्छा ही नहीं होती, जानबूझ करके आप क्या करते हो, उस चीज़ को जरूरी नहीं समझते किसी से शेयर करना, और वही चीज़ हमारी होती है बच्चे राइड रफ शोड ओवर। ये जो फ्रेज है बच्चे, ये बेसिकली हॉर्स से जुड़ी हुई है। हॉर्स के जो पैर होते हैं बच्चे, जो उसके नेल्स होते हैं, वहां पर कुछ कांटे जैसी कोई चीज लगाई जाती है ताकि वो स्लिप ना करे, और वहीं से ये फ्रेज निकली थी बच्चों, और जिसका मीनिंग हमारी लैंग्वेज में क्या हुआ कि शोड लैक ऑफ कंसिडरेशन ऑफ फीलिंग्स एंड विशेज ऑफ, ठीक है, स्पोक रूडली टू नहीं हो सकता और डी इंसल्टेड नहीं हो सकता, सो योर करेक्ट चॉइस विल बी बी, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि उसने क्या किया, अपने टेनेंट को ये बताना जरूरी ही नहीं समझा कि वो डिसाइड कर चुकी है क्या अपने घर को बेचना, ठीक है। मान लीजिए किसी घर में टेनेंट रहता है, वो रह रहा है, और आप क्या हो, प्लान किए बैठे हो कि इस घर को मुझे बेचना है, तो आपको क्या करना होता है, जनरली आप अपने टेनेंट को इन्फॉर्म करते हो, नोटिस देते हो कि भाई इस टाइम में मैं अपने घर को बेचने वाला हूँ, वो कोई और घर देख ले। लेकिन यहाँ पर बात ये चली है कि उसने जरूरी ही नहीं समझा इस चीज़ को, यानी कि शोड लैक ऑफ कंसिडरेशन ऑफ फीलिंग्स एंड विशेज ऑफ। क्लियर बच्चों? तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चे आपका कि एनीथिंग विच डिस्ट्रॉयज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, तो आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया बच्चे, हाँ एक मिनट। तो ये हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं बच्चे। तो ये बच्चे कुल मिलाकर के आपके दोनों पार्ट थे बच्चे, जिसमें हमने मॉर्निंग शिफ्ट और हमने इवनिंग शिफ्ट दोनों के क्वेश्चन जो हैं वो हमने क्या कर लिए थे, कंसीडर कर लिए थे, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है बच्चों। तो इस पेपर को हम ज़्यादा मुश्किल नहीं कह सकते, ये आपका मॉडरेट लेवल का था। और इम्पोर्टेंट थिंग ये है बच्चों, फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जिन बच्चों का कल एग्जाम है, एक बार हो सकता है, देखिए फिक्स तो कुछ है नहीं, क्या पता ज़्यादा ग्रामर डाल दी जाए कल के पेपर में, तो आपकी जो भी तैयारी है जस्ट आप रिवाइज करके रखें चीज़ों को, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई विल बी बैक विद माई न्यू सेशन, टिल द टाइम यू टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।